हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मीडिएट इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। और आज के इनसाइट्स में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट के बारे में। केस स्टडी है रीजनल प्लानिंग इन यूएसए की, दैट इज टेनेसी वैली अथॉरिटी, या जिसको शॉर्ट में हम टीवीए कहते हैं। टेनेसी वैली अथॉरिटी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेनेसी वैली वाले जो रीजन है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे टेनेसी वैली अथॉरिटी के बारे में कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उस समय के देन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कैसे इस पॉलिसी को अपनी न्यू डील पॉलिसी में इस प्रोजेक्ट को अपनी न्यू डील पॉलिसी में कैसे इंक्लूड किया, क्यों किया। लेट अस एक्सप्लोर ऑल द हिस्ट्री, पर्पस एंड लास्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द टीवीए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीवीए? टीवीए है क्या? इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई, क्या है? टेनेसी वैली अथॉरिटी। देखो, इसके नाम से ही काफी क्लियर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है जिसको टेनेसी वैली बोलते हैं, क्योंकि वहां पे टेनेसी रिवर फ्लो करती है। मैप में पहले आप टेनेसी रिवर की लोकेशन देखो। ये जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो इधर मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है। ये सारा जो है, जो मतलब थोड़ी सी क्लियर नहीं है ये इमेज, वैसे थोड़ी सी लाइट कलर में है। ये जो है मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है। इसमें एक रिवर है ओहायो। ओहायो की ट्रिब्यूटरी है रिवर टेनेसी। ठीक है, तो लगभग 40,000 स्क्वायर माइल्स का ये एरिया कवर करती है। इस रिवर के आसपास का जो रीजन है ना, जो थोड़ी सी डार्क कलर में आपको दिख रही है टेनेसी रिवर, इस रिवर के आसपास का जो रीजन है इसको बोलते हैं टेनेसी वैली। और इस वैली के ऊपर जो मेजर डैम्स लाने का काम, इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे, उसी प्रोजेक्ट का नाम है टेनेसी वैली अथॉरिटी। एक वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। इट हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, demonstrating to the world the most well-known historical proof of modern America's democracy। अब मॉडर्न अमेरिका की डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल वेल नोन ये प्रूफ है कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है। टेनेसी रिवर के आसपास का जो एरिया है और टेनेसी रिवर के ऊपर, उसमें सीरीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, डैम्स और रिजर्वॉयर्स लगाए गए थे इस प्रोजेक्ट के तहत। द टीवीए डेवलपमेंट प्रोग्राम एनविजन्ड अ ब्रॉड रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोग्राम। ये एक बहुत ही ब्रॉड रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम रहा था उस समय, जिसने अमेरिका की डेमोक्रेसी को, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे काम किया। ठीक है, रिवर टेनेसी हमने देख लिया कहाँ पे है। और ये है टेनेसी वैली। यहाँ पे मैंने अभी आपको टेनेसी रिवर की लोकेशन दिखाई थी कि रिवर ओहायो की ट्राइब्यूटरी है और मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो टेनेसी वैली है इसके आसपास का रीजन है। इसमें अब आपको टेनेसी रिवर की लोकेशन पता है। यहाँ पे ग्रीन कलर से इसके आसपास में, इसके मतलब दोनों तरफ का जो मतलब एरिया है उसका क्या नाम है? टेनेसी वैली। द वैली ऑफ टेनेसी रिवर लाइज इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स के पार्ट्स आते हैं? अलाबामा, जॉर्जिया, केंटकी, मिसिसिपी, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी और वर्जीनिया। ये सभी स्टेट्स इसमें कवर होती हैं टेनेसी वैली में। तो मतलब बहुत सारी स्टेट्स को इससे फायदा हुआ था यूएसए की। बैकग्राउंड समझ लेते हैं टेनेसी वैली का। देखो, टेनेसी वैली 1930 से पहले कैसी थी। टेनेसी वैली ना एक बहुत ही रूरल और एग्रीकल्चरल एरिया था। मोर देन हाफ ऑफ इट्स 3 मिलियन पीपल लिव्ड ऑन फार्म्स। ज्यादातर यहाँ का कामकाज कैसे चलता था? इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक है, तो कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी। यहाँ पे ज्यादातर रूरल एरियाज थे और बहुत ही बैकवर्ड टाइप के हुआ करते थे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। और एग्रीकल्चर भी कैसा होता था? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय लोगों को फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि एरिया बैकवर्ड और रूरल था।
जो लैंड थी इस जगह पे, टेनेसी रिवर की जो लैंड थी, ये ओवर फार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी थी। एनुअल फ्लड्स जो यहाँ पे आते थे और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ करती थी। एक तो हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे हर साल फ्लड्स आया करते थे। फिर जब देखो ऐसा अगर एरिया है, फार्मिंग पे बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर ही एकमात्र सोर्स है इनकम का, और दूसरा एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा क्योंकि ओवर फार्मिंग हो चुकी है। ओवर फार्मिंग की वजह से लैंड की फर्टिलिटी खराब हो गई, साथ ही साथ हैवी रेनफॉल की वजह से हर साल वहां पे बाढ़ आ जाती है। तो पॉवर्टी वाज द वे ऑफ लाइफ फॉर रूरल कम्युनिटीज। अब रूरल कम्युनिटीज में गरीबी में लोग जी रहे थे, पॉवर्टी बहुत ही नॉर्मल चीज थी, गरीबी थी, रूरल एरिया था, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बिजली लोगों को नहीं नसीब हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा ही उसका हाई प्राइस था इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ टीवीए का, क्योंकि टेनेसी वैली का जो एरिया है ये बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड रह गया था। ओवरऑल अमेरिका में डेवलपमेंट हो रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर जगह डेवलपमेंट का काम हो रहे थे, एक मॉडर्न देश था। लेकिन टेनेसी वैली जो रीजन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही पीछे रह गया था। इसको भी साथ में अब मिलाने के लिए, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वहां पे चलाने के लिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये एक प्रोजेक्ट लेके आए थे जिसका नाम रखा गया टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसको इस्टेब्लिश करने का काम में 1933 में यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने किया था। अपनी फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और एक्चुअल में ये था क्या, ये ना एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन थी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनको प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सीनेट के कंसेंट से चूज किया था। तो एक अथॉरिटी बनाई गई थी, अथॉरिटी का मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया था कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो एक अथॉरिटी बनाई थी, इसीलिए इसका नाम टेनेसी वैली अथॉरिटी रखा गया था। ठीक है जी। ये एक फेडरल एजेंसी थी विद अ स्फीयर ऑफ ऑपरेशन सेंटर्ड इन द 4000 स्क्वायर माइल्स which make up the watershed of the Tennessee River and its tributaries। तो टेनेसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो भी वाटरशेड एरिया था, लगभग 4000 स्क्वायर माइल्स का, वहां पे इसका ऑपरेशन चलाया जाना था, एक फेडरल एजेंसी बनाई गई थी। और मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे टीवीए के, टेनेसी वैली अथॉरिटी के, कि एक तो फ्लड कंट्रोल करना है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि मेजर प्रॉब्लम्स में हमने डिस्कस किया था कि फ्लड बहुत ज्यादा आते थे इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, हर साल यहाँ पे फ्लड आते हैं। तो इसीलिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्लड को कंट्रोल करना था। So this was the plan to change the river to a series of giant dams checking the floods। और फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, डैम्स बना के, सीरीज ऑफ डैम्स बनाए गए ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रखा गया इसका एफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांट्स को रीप्लांट करना, पेड़ पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना। सो टू रीफॉरेस्ट मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ द रेवेस्ट हिल साइड्स, जो भी पहाड़ों के आसपास में एरिया है उसको रीफॉरेस्ट करना। देन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, अब क्योंकि हैवी रेनफॉल होती थी, बाढ़ आती थी हर साल, तो उससे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एफॉरेस्टेशन करके, ये एफॉरेस्टेशन करने का जो मोटिव था वो ये था कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके, टू हेल्प कंट्रोल द वाटर ऑन देयर लैंड एंड टू प्रिवेंट द अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ सॉइल विद द वाटर। इसके अलावा न्यू एंड बेटर फर्टिलाइजर्स, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेविगेशन, तो रिवर को ओपन करना ताकि उसका नेविगेशन के लिए यूज हो सके, आने जाने के लिए उसका यूज हो सके, नेविगेशन के लिए टेनेसी रिवर को खोला गया, या खोला जाना इसका ऑब्जेक्टिव था। देन एलिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल यूज ऑफ मार्जिनल लैंड्स। अब जो मार्जिनल लैंड्स थे ना, जो रिवर के बिल्कुल किनारे वाले लैंड्स थे, वहां पे खेती जो हो रही थी ना, क्योंकि गरीब लोग थे, पॉवर्टी ज्यादा थी, और एग्रीकल्चर पे ही उनकी सारा कुछ डिपेंड करता था। तो वो ना बिल्कुल जो रिवर के किनारे वाली जगह है वहां पे भी खेती कर डालते थे। उसको खत्म करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि
वहां पे एक तो खेती करना खतरे से खाली भी नहीं होता, तो इसलिए वहां पे एलिमिनेट किया गया कि मार्जिनल लैंड्स पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि टीवीए का वर्किंग प्रोसेस क्या रहा। देखो टीवीए ने ना, मतलब टीवीए के तहत 16 मल्टीपर्पज डैम्स पहले तो कंस्ट्रक्ट किए गए टेनेसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, which have provided a 9 feet navigation channel, more than 600 miles in length, more than 13 million acre feet of storage for flood control, and more than 2 million kilowatts of installed power capacity। तो ये सब है कि कैसे वहां पे काम किया गया। तो मतलब मेजरली वहां पे टेनेसी रिवर के ऊपर ना मल्टीपर्पज डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए और 16 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। ये मेजरली आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉरिस डैम है, मोस्ट जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए। तो एक है नॉरिस डैम। फर्स्ट मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो इस अथॉरिटी में था वो था नॉरिस डैम। तो सबसे पहला जो डैम बनाया गया था टेनेसी रिवर के ऊपर, उसका नाम क्या था? नॉरिस। ये लोकेटेड है हिल्स ऑफ ईस्ट टेनेसी 25 माइल्स नॉर्थ ऑफ नॉक्सविले। जो टेनेसी के हिल्स हैं उसके ईस्टर्न साइड पे इसकी लोकेशन है। दिस डैम वाज बिल्ट ऑन द क्लिंच रिवर। क्लिंच रिवर जो है ये टेनेसी रिवर की ही एक ट्राइब्यूटरी है, creating a reservoir 83 square miles in area that store a year's rainfall, thus preventing floods। तो एक साल की पूरी रेनफॉल जो है वो ये डैम स्टोर करने के लिए सक्षम था। इतना इसको बनाया गया था कि ये एक साल की पूरी रेनफॉल को स्टोर कर सकता है, तो बाढ़ नहीं आने देगा। नेक्स्ट है व्हीलर डैम। This was created 15.5 miles above Muscle Shoals on the Tennessee that created a barrier over 6,000 feet long. This dam aided in navigation, helped to prevent floods, and formed a link in the authorities' hydroelectric chain। तो ये भी ऐसे ही नॉरिस डैम के बाद में एक डैम बनाया गया था जो कि मसल शोआल्स के ऊपर बनाया गया था, और इसने भी नेविगेशन और फ्लड की प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक चेन को भी और एनहेंस किया। देन विल्सन डैम। विल्सन डैम हैज बीन क्रिएटेड बाय द अलाबामा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इन द टेनेसी वैली इन द मसल शोल्स। यह भी उसी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसको कंस्ट्रक्ट किया था अलाबामा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने। It is 14.8 meter high, 1384 meter long with a pontage of 790 million cubic meter and 21 generators turning out a total of 6,30,000 kilowatt at present। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है और इतनी इतनी इसकी कैपेसिटी है। 14.8 मीटर ये हाई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डैम है जो कि टेनेसी वैली अथॉरिटी में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। देन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो मतलब टेनेसी वैली अथॉरिटी में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लाए गए, कुछ तो हमने डैम्स पढ़े, इसके अलावा फॉरेस्ट को कंजर्व भी तो करना था ना। एफॉरेस्टेशन उनका एक ऑब्जेक्टिव था, और एफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करना। तो इसीलिए फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, it established an organization for forest conservation and reforestation work, the Civilian Conservation Corps। इसका नाम क्या रखा गया? सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, जिसने ये काम अपने हाथ में लिया कि लार्ज स्केल एक्सटेंसिव प्लांटिंग करेंगे थाउजेंड्स ऑफ सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स की, पर्टिकुलरली ऑन द स्टीप स्लोप्स। तो जहाँ पे मोस्टली स्टीप स्लोप है, ज्यादा ढलान वाले जो पहाड़ हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करेंगे, सैपलिंग्स की पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि सॉइल को इरोड होने से रोका जा सके और फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स के तहत उस पे काम किया गया। देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विद न्यू फर्टिलाइजर्स। अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी तो एनहेंस करनी थी ना, तो उसके लिए न्यू फर्टिलाइजर्स को इंक्लूड किया गया। A phosphorus furnace has been installed at Muscle Shoals so that phosphate and lime as fertilizers became available to the farming community of the valley। तो मसल शॉल्स में ना फास्फोरस फर्नेस इंस्टॉल किया गया था ताकि फार्मिंग कम्युनिटीज को ना इजीली फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो सके
और वो उनको यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। EVA also educated the farmers about the best possible use of modern science and research in the agricultural activities. तो टेनेसी वैली अथॉरिटी में ना फार्मर्स को एजुकेशन भी दी गई कि आप कैसे मॉडर्न साइंस का टेक्निक्स का बेस्ट पॉसिबल यूज करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, और इसमें रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और भी ज़्यादा स्मूथ हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की गई थी फार्म्स को रूरल कोऑपरेटिव्स के थ्रू, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो थी ना रिवर से हो रही थी, उसी से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द वैली। देखो, इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों की इनकम बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि फार्मिंग में उनको फायदा हो रहा था। अब उनकी इकोनॉमी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी नहीं रही, बल्कि अच्छे से ग्रो कर रही थी। EVA brought about a tremendous upsurge in the average per capita income of the people in the valley through the planned development of the region's resources for their permanent use. तो जब रीजन के रिसोर्सेस का अच्छे से रैशनल यूटिलाइजेशन होने लगा, तो ऑब्वियस है कि इनकम फिर लोगों की बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब वहां के रिसोर्सेस वेस्ट नहीं जा रहे थे, रिसोर्सेस का प्रॉपर रेशनल वे में यूटिलाइजेशन होने लगा था। The average per capita income in the valley was less than 45% of the national average in 1933. जो नेशनल एवरेज थी ना, उसका 45% कम था 1933 से पहले, और 1983 तक ये नेशनल एवरेज से भी 50% ज्यादा हो गया। कहाँ 45% कम चल रहा था, और 1983 तक आते आते जितनी नेशनल एवरेज थी उससे भी 50% ज्यादा पर कैपिटा इनकम इस रीजन की हो गई थी। देन नेविगेशन में the regulation and control of the Tennessee River made the river navigable by all the way to its upper reaches. तो अब हर जगह से रिवर नेविगेबल हो चुकी थी। अट्रैक्टिव रिक्रिएशनल साइट्स यहाँ पे बनी। The artificially developed reservoirs and the forest around the valley emerged as wonderfully attractive recreational sites that developed as tourist spots. तो देखो, अब जो यहाँ पे डैम बनाने का काम किया, इसके अलावा री एफोरेस्टेशन की, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे वंडरफुल साइट्स क्रिएट हो गई, रिक्रिएशनल साइट्स क्रिएट हुई, जो कि टूरिस्ट स्पॉट का काम करने लगी। अब यहाँ पे लोग घूमने भी आने लगे। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, production from the farms increased, implying improvement in the efficiency level or the skills of the farming community, as well as the improvement in the land quality and farming methods. तो अब फार्मिंग जो थी उसके आउटपुट्स ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि एफिशिएंटली यूज़ हो रहे थे टेक्निक्स, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज़ हो रहा था, इम्प्रूवमेंट आई थी एग्रीकल्चर की टेक्निक्स में और लैंड की क्वालिटी में और फार्मिंग के मेथड्स में, जिससे फार्मिंग के आउटपुट्स में भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। टीवीए ने मोस्टली फोकस किया था कि टेनेसी वैली रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और इलेक्ट्रिसिटी से इंडस्ट्रीज को भी फायदा हुआ। इट फोकस्ड इट्स एफर्ट्स ऑन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज दैट कुड ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी टू द रीजन। सिर्फ एग्रीकल्चर को एनहेंस करने से ही एक रीजन की पूरी मतलब डेवलपमेंट नहीं होती, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो उस पर भी टीवीए का पूरा फोकस रहा था। चीप इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप अवेलेबल करवाया था इस रीजन में टेनेसी वैली अथॉरिटी ने, और चीप लेबर को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अचीवमेंट्स का, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वैली रीजन। TVA succeeded in bringing down the rate of out-migration from the region by 1950s and thus helped in stabilization of population in this region. तो पॉपुलेशन स्टेबल हुई थी टीवीए के आने से, क्योंकि 1950s से पहले क्या था, क्योंकि ये रीजन बैकवर्ड था, रूरल था, सहूलियतें थी नहीं, तो आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था इस रीजन से, जिसको टीवीए ने स्टॉप कर दिया और अब यहाँ लोग रहने लगे। इवन की टूरिस्ट स्पॉट भी ये बन चुका था, तो लोग घूमने भी यहाँ आने लगे थे। फाइन, नेक्स्ट है कंट्रोवर्सीज विद द टीवीए। अब अभी तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, उसके अलावा हमने अचीवमेंट्स पढ़ी है। अब देखना है थोड़ा सा इसके कंट्रोवर्सीज क्या क्या रही हैं।
एंटी सोशलिस्ट फीलिंग्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। कुछ बिजनेस कम्युनिटीज को ये फैसला अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको ये प्रोजेक्ट ना अननेसेसरी इंटरफेरेंस की तरह लगा, बिकॉज ये सोशलिस्ट सिस्टम पे ज्यादा बेस्ड था कि सबका भला होना चाहिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी अब मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होने चाहिए, उनके पास भी पैसा आना चाहिए। तो जिस वजह से इनकी जो ये मतलब पॉलिसी थी, ये सोशलिस्ट सिस्टम के तहत थी कि सबका फायदा होना चाहिए, सभी लोगों का भला सोच के ही टीवीए को लेके आए थे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज नाराज थी क्योंकि उनका इससे प्रॉफिट कम हो रहा था। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करते थे, उसका भी मतलब नुकसान हो रहा था, क्योंकि अब टीवीए के तहत चीप प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही थी। ओवर एम्फेसाइज ऑन पावर जनरेशन। अब देखो ये जो पावर जनरेशन पे ना इन्होंने बहुत ज्यादा ही एम्फेसाइज कर दिया। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेल सरप्लस पावर जनरेटेड थ्रू टीवीए वाज अपोज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने पावर जनरेशन इतना ज्यादा कर दिया था, तो उसको अब सेल करना पड़ रहा था। कोई चीज अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हम उसका प्राइस ना कम कर देते हैं। चीज अगर ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है, तो उसका प्राइस ऑलरेडी मतलब कम हो जाता है। तो इनकी तरफ से तो प्राइस कम हो गया था, क्योंकि इनके पास तो बिजली बहुत ज्यादा थी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो बिजली मतलब हायर प्राइसेस पे दे रही थी, उनका इससे नुकसान हो रहा था। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर।